कैसे हो भाइयों? बोलो एक और बार स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। तो रविवार का दिन है, दोपहर के 3:30 बजे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और पॉडकास्ट, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा आवाज़ कम होता है आजू बाजू में, सो आई कैन रिकॉर्ड अ गुड पॉडकास्ट। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड रहेगा, और क्योंकि उसके ऊपर मैंने अभी बात इतनी की नहीं। वैसे तो टैरिफ का टॉपिक है जो फाइनेंस के ऊपर है, लेकिन वो मोर ऑफ मैंने जियो पॉलिटिकली रखा था, जहाँ पर जो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है उसके बारे में बात की थी। एंड ये थोड़ा इकोनॉमिकल बात भी थी कि वो टैरिफ्स को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जो भी है वो यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसका कार्ड आई गेस मैंने ऐड कर दिया इस वीडियो के ऊपर में। यू कैन गो फॉर आई बटन एंड उस वीडियो को भी चेकआउट करो। तो इसमें बात करेंगे हम थोड़ा सा टैरिफ वगैरह के बारे में। सॉरी, इसमें बात करेंगे हम थोड़ा सा आई थिंक पिछली स्क्रिप्ट भूल नहीं पा रहा हूँ मैं तो हाँ, तो इसमें बात करेंगे थोड़ा रेपो रेट्स के बारे में। क्या है रेपो रेट्स? लाइक बहुत से लोगों को रेपो रेट सुना होगा, कुछ-कुछ लोगों को पता भी होगा कि रेपो रेट्स से होता क्या है, क्योंकि जब खबर आती है आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो लोग थोड़ा-सा नाराज़ होते हैं कि भाई अब तो ईएमआई बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा। तो वो समझते हैं पूरा रेपो रेट्स का सिस्टम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ईएमआईज़ पे फिर उसका क्या है, रेपो रेट्स ही क्या है, एंड देन फिर उसके जो बहुत से इम्पैक्ट्स होते हैं जब कुछ आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में डिसीजंस देता है, तो उसके डिसीजंस के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी समझेंगे। तो पूरा एक इन्फॉर्मेटिव सेट ऑफ वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक पॉडकास्ट बना रहा हूँ, सोलो पॉडकास्ट है ऑब्वियसली। थोड़ा सा स्टार्ट से शुरू करते हैं। जो अपना अ, तरीका है उसी से हम उसको समझाएंगे। मैं कुछ थ्योरेटिकल आपको नहीं समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक से समझेंगे इस बात को, और इंटरेस्टिंग करके समझेंगे, ना कि कुछ ऐसा इसे मैं बोरिंग वगैरह रखूँगा। तो थोड़ा समझते हैं कि रेपो रेट्स हैं क्या? क्यों है रेपो रेट्स? क्या है इनकी ज़रूरत? या फिर कौन ही समझ पाता है इन रेपो रेट्स को? और ये गवर्नमेंट का क्या बेसिकली प्लान है? या फिर हाँ, गवर्नमेंट का नहीं, एक्चुअली आरबीआई का होता है ये, लेकिन क्यों है? तो पहले समझते हैं कि आरबीआई क्या है? सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से समझाऊँगा मैं आपको। तो अ आरबीआई इज़ लाइक, जैसे हम कहते हैं ना, भारत में जितने भी सारे बैंक्स हैं, जितने भी सारे एनबीएफसीज़ हैं, एनबीएफसीज़ मतलब क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। जो कंपनीज़, कॉर्पोरेशंस कह सकते हो, कंपनीज़ कह सकते हो, जो कंपनीज़ बैंकिंग नहीं है लेकिन फिर भी लोन की सुविधा प्रोवाइड करती हैं, उनको हम कहते हैं एनबीएफसीज़। जो पर्सनल फाइनेंस कंपनीज़ होती है ना, उस तरह की। देन आपके पास बैंक्स हो गए, बहुत सारे फाइनेंशियल, जो भी जिस 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 भी तरह के फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज होती हैं। उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आरबीआई। अब आरबीआई खुद में भी एक बैंक है, उसका नाम ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका काम क्या है समझो। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंडिया में रन कर रहे हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, मतलब उन्हें बिजनेस करने की अनुमति देना, राइट? दिस इज द फर्स्ट टास्क। एंड उनके रेगुलेशंस, और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो चेक करना। सो फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड अप्रूवल फॉर द लाइसेंस इज द मेन टास्क जो आरबीआई करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आरबीआई जो है अपने देश की करेंसी भी छापता है। सो इट इज द सेंट्रल कोर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट? तो अब आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, जो हर 2 महीने में, 1.5 महीने में आरबीआई लाता है। साल की 6 पॉलिसीज होती हैं, हर 2 महीने में एक पॉलिसी, ऐसे रफली आप समझ सकते हैं। हर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के गवर्नर लाइव 10 बजे आते हैं और सबको भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में समझाते हैं, करंट क्या चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझाते हैं, महंगाई को देखते हैं, और कैश फ्लो कैसे चल रहा है, लिक्विडिटी में क्रंच है या नहीं। लिक्विडिटी में क्रंच, पहले होता है लिक्विडिटी समझते हैं। सुनो, लिक्विडिटी बहुत बार आपने सुना होगा, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या है। लिक्विडिटी इज बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। लाइक
बहुत ईज़िली अगर आप उसको समझना चाहते हो तो उसे कहते हो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। लोगों के पास पैसा कितना है, लोग खर्चे कर पा रहे हैं या नहीं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी। और थोड़ा टेक्निकल जाओगे तो उसे हम डिमांड भी कहते हैं कि भाई डिमांड कितनी अच्छी है। अगर डिमांड होगी करने के लिए तो लिक्विडिटी अच्छी हो सकती है। डिमांड सप्लाई की सिर्फ डिमांड भी नहीं बोल सकते, सप्लाई और डिमांड कितना है। एक अगर जैसे अगर देखो डिमांड 5 की है, सप्लाई 5 की है, ठीक है। मान लो सप्लाई आपके पास बढ़ गई 10 की और डिमांड भी बढ़ गई 10 की, तो ये आपके पास लिक्विडिटी बहुत हो गई क्योंकि आपके पास बायर सेलर्स बहुत मिल रहे हैं आपको। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे होगे तो उसमें हम कहते हैं कि इस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत है। लिक्विडिटी होने का मतलब है कि वहाँ पर बायर सेलर्स बहुत है। लाइक आपको कोई ना कोई तो सेलर मिल जाएगा, कोई ना कोई तो बायर मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत है। दिस इज अ बेसिक टर्म लिक्विडिटी। उसी को ही हम ऐसे कह सकते हो कि आप जहाँ पर बायर और सेलर्स बहुत मात्रा में अवेलेबल है उसे लिक्विडिटी अब ज़्यादा कहना, लिक्विडिटी ज़्यादा है उसका ये मतलब हुआ। सो ये तो हुई लिक्विडिटी बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे या फिर हमारी खेती कैसे चल रही है, क्रॉप्स का क्या होगा इस बार, फार्मिंग सेक्टर का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल बेसिकली और जीडीपी का फोरकास्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर इन मॉनेटरी पॉलिसी। उसे कहते हैं आरबीआई एमपीसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। एमपीसी तो कमिटी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। वो 6 लोग की कमिटी होती है, वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं, वोटिंग होती है डिसीजन पे और फिर वो जो पॉलिसी के रेट्स होते हैं उसके डिसीजंस देते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने देखी होगी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। उसी में एक चीज़ के बारे में बात होती है, वो है पॉलिसी रेपो रेट्स। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे, इस पॉडकास्ट में समझेंगे कि पॉलिसी रेपो रेट्स होते क्या हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हर एक भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए और जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको तो पता होना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक से सुनो। पॉलिसी रेपो रेट्स मतलब एक इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे मान लो आपने लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक से लोन लेने के बाद बैंक आपको एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो आपको लोन का पैसा अमाउंट, उसके साथ उसके ऊपर का इंटरेस्ट, वो बैंक को वापस देना होगा, राइट। सो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये तय कौन करता है, इसका बेंचमार्क कहाँ पे है। बेंचमार्क मतलब किस चीज को देख के ये बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट सेट करती हैं, तो वो है आरबीआई के रेपो रेट्स। अब जो रेपो रेट्स है, लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि जो रेपो रेट है वही इंटरेस्ट रेट है। ऐसा नहीं है, जो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है वो रेपो रेट नहीं है, वो रेपो रेट को देख के बनाया हुआ इंटरेस्ट रेट है। अब वो कैसे समझो, इसमें बिजनेस है पूरा। जैसे अभी आरबीआई को कहते हैं हम बैंकों का बैंक, राइट। आरबीआई इज अ बैंकों का बैंक, लाइक एसबीआई का वही कहते हैं लोग कि ये तो बैंकों का बैंक है, और एसबीआई का बैंक भी आरबीआई है, ऐसे। तो आरबीआई क्या करता है, ये बैंकों को लोन भी प्रोवाइड करता है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी प्रोवाइड करता है बैंकों को अगर उनको कैश की जरूरत है। जैसे अगर बैंक का बिजनेस समझो कैसा है, बैंक क्या करता है, कस्टमर्स से सेविंग अकाउंट में पैसे रख लेता है, फिर उस सेविंग अकाउंट में जो जितने पैसे उनके पास जमा होते हैं उसमें से थोड़े पैसे सेफ्टी के लिए रखता है, बाकी पैसों को एज अ लोन बांटता है। और जो लोन से इंटरेस्ट उसको मिलता है, उसी इंटरेस्ट में से थोड़ा इंटरेस्ट वो सेविंग अकाउंट के लोगों को देता है एज एन इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट। और फिर जो बचा हुआ है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ये बहुत ही रफ आइडिया मैंने दिया आपको, लेकिन इसी तरह बैंक का बिजनेस ऑपरेट होता है, राइट। उसमें अब बहुत सारे एवेन्यूज बन चुके हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक बिजनेस जो बैंक का होता है, राइट। तो बैंक को कभी कभी खुद से भी पैसों की ज़रूरत होती है। लाइक मान लो सेविंग अकाउंट में बहुत सारे विथड्रॉल्स हो रहे हैं, तो बैंकों को है कि भाई भी बहुत सारे विथड्रॉल्स तो हो रहे हैं और हमें लोन्स भी और बाँटने हैं, सो वी नीड एक्स्ट्रा कैश। वैसे ऐसी सिचुएशन वैसे आती नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो बैंक खतरे में है वैसे, लेकिन मान लो थोड़ी माइनर सिचुएशन है और आपको पैसे चाहिए, तो बैंक को लोन कौन देगा? बैंक खुद ही दूसरे को लोन देते हैं ना, तो बैंक को लोन कौन देगा? तो बैंक जाती है आरबीआई के पास। बैंक और सारे तरीके भी देखते हैं, लेकिन आरबीआई का जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट वे है, जहाँ पर बैंकों को सजेस्ट किया जाता है कि आप आरबीआई के पास जाओ। इसे सजेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बैंक्स ऑब्वियसली आरबीआई के पास ही जाएँगे कि लाइक आरबीआई इज़ द मदर ऑफ ऑल बैंक्स। तो उनके पास वो जाते हैं और वहाँ से लोन लेते हैं, अपनी कंडीशन को, टेम्परेरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या फिर कुछ काम होगा उसके लिए। सो जो आरबीआई से पैसा लेगी बैंक, वो भी एक इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई उनको पैसे देता है। खाली फुकड़ पैसा नहीं देता कि ले लो चलो 0% पे। वो भी दे सकता है वो। वो डिपेंड करता है कब देगा, जब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर बैंकों से वापस पैसे लेना ज़रूरी नहीं होगा। देश के बैंक्स को बचाना इम्पोर्टेंट होगा। तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस जब होगा उस समय आपको वो नीड होगी। लेकिन
वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। देखो समझो भाई कैसे है। तो बैंक्स क्या करती हैं, वो आरबीआई के पास जाती हैं, उनके उनसे पैसा लेती हैं, तो उसके लिए आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। उसी रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। अगर तो मान लो बैंक रेपो रेट चल रहा है 5%, तो बैंक्स क्या करेंगी, 5% पे लोन लेंगे आरबीआई से, एंड देन वो पैसे लेके फिर यहाँ पर जिनको लोन बांटना है उन्हें बांटेंगी, और उनसे चार्ज करेगी 7-8-9%। राइट। तो वो जो डिफरेंस है फिर वो भी फिल हो जाएगा आपका, और बेसिकली आपके प्रॉफिट्स भी मेंटेन हो जाएंगे, लेकिन उससे इतना प्रॉफिट नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन एक मार्जिन इस तरह मतलब मैकेनिज्म इस तरह है इसका। तो समझो आरबीआई का जो रेपो रेट है वो एक बेंचमार्क हुआ फिर बैंक्स के लिए। अगर आरबीआई कह रहा है, आरबीआई अगर बैंक से 5% ले रहा है, तो बैंक्स कस्टमर से 7% 8% लेंगी। समझ रहे हो इतना, मतलब डिपेंड करता है कि लोन किस तरह का है, सिक्योर्ड लोन है या फिर थोड़ा रिस्कियर लोन है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक इसका लॉजिक यही रहेगा। सो रेपो रेट क्या है, इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द आरबीआई टू द बैंक्स। तो ये बैंक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो उसे हम कहते हैं रेपो रेट्स। तो उसमें है क्या, देखो बहुत सारे और भी रेट्स हैं, जैसे सीआरआर हो गया, वो कैश रिजर्व रेशो है, मतलब आई एक्चुअली मैं एक्चुअल डिफिनेशन उसकी भूल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ लाइक वो एक परसेंटेज ऑफ मनी है जो बैंक्स को अपने रिजर्व्स में रखना पड़ेगा। लाइक बैंक अगर सेविंग्स में किसी से पैसा लिया बैंक ने, तो पूरा का पूरा पैसा लोन में नहीं बांट सकती बैंक। मान लो सेविंग वाले को पैसा चाहिए तो वो कहाँ से देगी, तो वहाँ में से उस सेविंग अकाउंट में से थोड़े से पैसे बैंक को एज अ सेफ्टी रखने पड़ते हैं। राइट। तो इसी तरह कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं और भी, लेकिन आज हम बात करेंगे रेपो रेट्स की, विच इज़ क्वाइट आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये तो आपने बेसिक समझ लिया। तो आरबीआई पॉलिसी में हर 2 महीने में रेपो रेट्स पे भी डिसीजन आता है, जहाँ पर जो आरबीआई है वो रेपो रेट्स पे अपनी कमेंट्री देता है। तो क्या होता है, गवर्नर साहब कहते हैं कि हमने देखा इकोनॉमिक कंडीशन को, इन्फ्लेशन को देखा, डिमांड को नज़र में रखते हुए हम रेपो रेट्स को आइदर बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। अगर रेपो रेट्स को बढ़ा दिया, इसका मतलब है जो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। तो बैंक क्या करेंगी, अपने इंटरेस्ट रेट को आगे बढ़ा देगी, जो कस्टमर साइड का इंटरेस्ट रेट है। कम कर दिया तो बैंक वहाँ पर भी कम कर देगी। उसी तरह बैंक जो एफडीज ऑफर करती हैं, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो एफडीज पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा। तो ये हर चीज़ में रहता है। जनरली बैंक्स लाइक आरबीआई के इसी इंटरेस्ट रेट को देख के, उसका बेंचमार्क देख के ही बनाते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो दिस इज जो कि बेसिक कंसेप्ट रेपो रेट्स का है, जो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये जो रेपो रेट्स है, ये अब इसका इम्पैक्ट आपके ईएमआई पे कैसे होता है, इसे समझते हैं थोड़ा। तो मान लो अभी आरबीआई तो लगातार 3 पॉलिसीज से रेपो रेट घटा दिए थे, लाइक आई गेस फरवरी पॉलिसी और अप्रैल पॉलिसी एंड देन जून पॉलिसी, 3 पॉलिसी में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कट किया था। अभी जो आई गेस अगस्त की पॉलिसी हुई थी, वहाँ पे आरबीआई ने पॉज लिया है। जो हमारे आई थिंक नए आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उनके पहले शक्तिकांता दास थे, उन्होंने आरबीआई रेट्स को होल्ड करके रखा था आई गेस 2 साल के लिए, 2023 से लेकर 23 आधा, 23 के मार्च नहीं 23 के अप्रैल में पहले आरबीआई ने रेट्स को पॉज किया था, देन 24 में पॉज रखा, 25 में उनकी आखिरी पॉलिसी आई गेस दिसंबर में थी, उसके बाद फरवरी की पॉलिसी थी वो संजीव मल्होत्रा साहब की थी। संजय मल्होत्रा है एक्चुअली, नाम में थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली किया था संजय मल्होत्रा। तो हाँ सॉरी, तो उनकी वो पहली पॉलिसी थी फरवरी वाली, तो उन्होंने आते से ही इंटरेस्ट रेट में कट कट किया, तो 3 पॉलिसीज़ लगातार कट हुए। अब जाके आरबीआई ने एक पॉज़ लिया है 3 बार कट करने के बाद। तो ये डायनामिक कंडीशंस होती हैं, रेपो रेट्स बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। जैसे कोरोना का समय था तब रेपो रेट्स ड्रास्टिकली नीचे किए थे क्योंकि डिमांड घट गई थी, तो डिमांड बढ़ाने के लिए किया। तो अब हम थोड़ा-सा रेपो रेट्स का ईएमआई पे इम्पैक्ट क्या है ये समझते हैं पहले, और फिर इन्फ्लेशन पे भी समझते हैं। अगर आपको ईएमआई समझ में आ गया तो इन्फ्लेशन पे वैसे ही समझ में आने वाला है। तो थोड़ा देखो कि भाई ईएमआईज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है उनका। तो देखो क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे। मान लो ईएमआईज़ हैं, जैसे मान लो आरबीआई का रेपो रेट है,
5% चल रहा है रेपो रेट, मतलब 5% आरबीआई चार्ज करता है बैंक से अगर उन्होंने आरबीआई से लोन लिया तो बैंक का इंटरेस्ट रेट है मान लो 7, 7.5, 8%, 8% मान लो जो कंज्यूमर को बैंक चार्ज कर रहा है लोन पे। मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कर दिया 5 से 5.5, 5.5%। सो 0.50% का इंक्रीज कर दिया, उसे हम कहते हैं 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज। तो अगर ये हो गया इंक्रीज तो बैंक क्या करेंगी, क्योंकि देखो उन्होंने बैंक ने भी आरबीआई से लोन लिया है तो उनको पैसे आरबीआई के देने हैं, तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो उनको इंटरेस्ट पे आउट बढ़ गया बैंक का, तो बैंक को पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ रहे हैं इधर आरबीआई को। तो वो क्या करेंगे, अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो पैसा लेंगे कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट रेट होगा 8%, उसको कर देंगे 8.5%। क्यों? आरबीआई ने 0.50 बढ़ा दिया, हम बढ़ा रहे हैं 0.50। सो आपका इंटरेस्ट रेट एट द एंड बढ़ गया, तो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आपका जो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो वो ईएमआई आपका 1500 रुपये, 1000 रुपये से बढ़ सकता है। दैट्स अ थिंग। तो ये इम्पैक्ट होता है, राइट? तो इसे कहते हैं कि कैसे एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन ने आपके ईएमआई को चेंज कर दिया। तो लोग को लगता है कि ये कैसे हो रहा है? दिस इज द लिंक। समझ पा रहे हो? तो ये तो हो गया लोन पे इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, ईएमआईज़ कैसे बढ़ते हैं। सिमिलरली लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो एफडीज़ पे भी बढ़ता है, सेविंग अकाउंट में भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है, तो एफडीज़ पे परमानेंटली बढ़ता है वहाँ पे। सो जो इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें क्यों की जाती हैं उसे समझते हैं, या फिर क्यों एक इन्फ्लेशन एक बड़ा पार्ट है आरबीआई की पॉलिसी में जब वो रेपो रेट्स को डिसाइड कर रहे हैं, इसे समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरलाइज सबको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन क्या है, मान लो एक 100 रुपए की चीज़ है, अगले साल वो चीज़ आपको 110 रुपए की मिलने लगी, उतनी ही चीज़ है, क्वांटिटी भी चेंज नहीं हुई लेकिन आपको 110 में मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। 10% प्राइस बढ़ गया, सो आप कहेंगे 10% का इन्फ्लेशन हो गया, राइट? इन्फ्लेशन को सबको पता है, राइट? अब इन्फ्लेशन का क्या सीन है, देखो इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है इसे समझते हैं पहले। मान लो वो 100 रुपए की चीज़ थी, वो 150 हो गई, उसके पीछे के कारण कुछ तो होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं कि आज 100 है तो कल 150 कर देंगे। मान लो जो चीज़ थी 100 रुपए की वो 150 बोल रहा था, आई थिंक 110, हाँ 110 हो गई। वो 110 हो गई, वो क्यों हो गई? क्योंकि उसका कोई तो रॉ मटेरियल है, उसके प्राइस बढ़े होंगे। उसमें कुछ तो लिक्विडिटी क्रंच आया होगा, इसलिए उसके प्राइस बढ़ गए होंगे, और उसकी वजह से उसके डिमांड में कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी। कुछ प्रोडक्ट की डिमांड में बढ़ोतरी हो गई होगी, उसी की वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आरबीआई एनालाइज़ करता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? सो इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के कीमतें बढ़ना, इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं आपके लिए। जैसे एक रीज़न हो सकता है कि उस चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ गई हो और सप्लाई उतनी ही हो, राइट? तो प्राइस बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है प्राइस ये भी लोगों को समझ में नहीं आता कि डिमांड सप्लाई का ये गेम क्या है। मान लो 10 लोग एक रूम में बैठे हैं, एक प्रोडक्ट सामने बेचा जा रहा है और 10 लोगों के लिए 10 प्रोडक्ट हैं। तो वो 10 लोग अपने-अपने प्रोडक्ट्स को लेके चले जाएँगे, राइट? अब मान लो दोस्त लोग 10 ही हैं और प्रोडक्ट हो गए 2, 10 की बजाय सिर्फ़ 2 ही प्रोडक्ट्स बचे हैं अब। तो लोग क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे। ऑक्शन में बिडिंग होती है ना, आईपीएल ऑक्शन में, वैसे बिडिंग करेंगे और उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई का गेम है। तो हम बोलेंगे वो चीज़ महँगी हो गई, क्यों हो गई महँगी? क्योंकि चीज़ का सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ गई है बहुत। तो एक तो डिमांड साइड का इन्फ्लेशन हो गया, एक होता है सप्लाई साइड में इन्फ्लेशन। जैसे डिमांड नहीं बढ़ रही, डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई अचानक से कम हो गई। कुछ तो नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर वो चीज़ का भंडार खत्म हो गया, कुछ तो ऐसे रीज़न्स हो गए। एक कोई डिज़ास्टर आ गया, कैलेमिटी आ गई, कुछ तो कैटास्ट्रोफ़ी हो गई। तो ऐसे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सप्लाई साइड में अचानक से कमी आ गई हो और डिमांड तो उतनी है, तो फिर प्राइस बढ़ेंगे। सो इट्स बेसिकली अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन कम हो सकती है क्या? जी हाँ, हो सकती है। क्यों हो सकती है? मान लो सप्लाई उतनी है और डिमांड अचानक से कम हो गई, जैसे कोरोना में हुआ था कि भाई कच्चा तेल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिमांड तो सप्लाई तो उतनी ही थी, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, तो तेल क्यों लगेगा किसको? सो वो हो गया कम। सो कच्चा तेल अचानक से गिर गया वहाँ पे। सो दोनों इफ़ेक्ट्स हैं उसके। इन्फ्लेशन भी होगा, डिफ्लेशन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट? तो
आरबीआई ऑब्जर्व करता है कि डिमांड घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ये क्यों नीचे ऊपर हो रहा है, राइट? तो मान लो अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने के बेसिक रीज़न होते हैं कि भाई डिमांड बहुत बढ़ रही है। अगर सारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब डिमांड ज़्यादा कब होगी? समझो, डिमांड ज़्यादा कब होगी? मान लो लोग हैं, लोगों के पास सैलरी कमाते हैं लोग, ईएमआई भी भर लेते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बच रहा है। तो क्या करेंगे? पैसा बचा के कुछ तो रखेंगे नहीं, उसको खर्चा करेंगे, राइट? दे विल दिस बेसिकली वांट टू स्पेंड मनी, राइट? सो दे विल गो एंड बाय प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो मार्केट में कैश फ्लो इंसर्ट करेंगे वो लोग, कॉमन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब वो पैसे को मार्केट में घुसाएंगे, मतलब स्पेंडिंग करेंगे, तो डिमांड बेसिकली वो मेंटेन कर रहे हैं, डिमांड को बढ़ा रहे हैं, राइट? अब उस डिमांड इंक्रीज के कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आरबीआई ऑब्जर्व करता है कि भाई तो डिमांड कहाँ से हो रही है? लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, तो उनके पैसे को थोड़ा क्रंच करो। क्रंच करो मतलब आपसे वो पैसे नहीं लेगा, इनडायरेक्टली क्रंच क्रंच करते हैं। क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे लोन पे, और आपका जो लोन पहले मान लो आपका महीने का 30,000 लोन लोन में जाता था, वो जाएगा 32,000 33,000 लोन में जाएगा। 2-3 हज़ार रुपये आपके और कम हो गए। साल के देखो तो आपके 30,000 तो एक्स्ट्रा लोन में जा रहे हैं वापस। तो ये जब आपके साथ होगा, तब आप बोलोगे कि यार मेरे को अब साल के 30,000 रुपये इस चीज़ में देने पड़ रहे हैं, बहुत लोन में, लोन के इंटरेस्ट में, तो मैं अब ये चीज़ नहीं खरीदता हिस्सा। तो आप क्या करोगे? स्पेंडिंग को अपनी कम करोगे। स्पेंडिंग कम की मतलब डिमांड कम हो रही है मार्केट में, और इन्फ्लेशन नीचे आएगा तब। समझ रहे हो? तो इसमें आरबीआई की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो इसलिए कर रहा है इन्फ्लेशन को कम, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्पेंड करते जाओगे तो बाद में प्राइसेस इतनी बढ़ जाएँगी कि जो दूसरा इंसान जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है चीज़ खरीदने की और उसको ज़रूरत है, लेकिन प्राइस के कारण वो नहीं ले पा रहा, उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसे आज ही टैकल करना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है और इस तरह टैकल करता है इन्फ्लेशन को। समझ पा रहे हो? बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इससे बेसिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो समझ पा रहे हो चीज़ को? क्यों आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है? वो किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा, वो कंट्री की डिमांड है। लाइक अगर अमेरिका में देखो, तो वहाँ के फेड ने भी, एक हमारा जैसे आरबीआई है, उनका फेड है। फेड ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। उनके फेड के इंटरेस्ट रेट्स 0.5% से 5% चल रहे हैं अभी। क्यों चल रहे हैं 5% इंटरेस्ट रेट्स? क्योंकि आरबी वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था बहुत। अमेरिका में इन्फ्लेशन 2022 जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, 2% से इन्फ्लेशन जंप करके 9% तक चला गया था। 9.1% का हाई मारा था उस इन्फ्लेशन में। तो वहाँ पर भी कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लोगों को चीज़ें खरीदने नहीं आ रही थी, तो वो क्या किया? लिक्विडिटी क्रंच, मार्केट में से पैसा निकाल लो। कैसे करोगे? स्पेंडिंग कम कराओ लोगों की। एक इसके एक और पहलू भी है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करोगे, तो लोगों के पास सेविंग्स बहुत नहीं होंगी, क्योंकि उनके लोन्स में पैसे जाएंगे, तो लोग स्पेंडिंग भी नहीं करेंगे, एंड लोग फिर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनके पैसे लोन में जा रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पे आउट में जा रहे हैं, राइट? मान लो कंपनीज भी हैं, कंपनीज ने बैंक से लोन लिया है, तो उनके अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या करेंगी कंपनीज? कंपनीज देखेंगे भाई हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, अब हमें इंटरेस्ट में पैसा बहुत देना पड़ेगा, तो कंपनीज भी स्पेंडिंग कम करेंगी। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने बढ़ने लग जाते हैं, तब आपके जॉब्स पे इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आने लगता है। क्यों आता है? क्योंकि कंपनीज जो हैं, उनको अब इंटरेस्ट पे आउट बहुत करना पड़ रहा है बैंक्स को, अपने जो लोन्स लें उसके ऊपर। तो कंपनीज की जो कॉस्ट कटिंग होती है वो अपने जॉब्स में करती है, तो वो ले ऑफ्स करती है और नई हायरिंग्स को बंद करती है कंपनीज। कि कंपनीज को अपने जो रिजल्ट्स हैं, कंपनी के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनको मेंटेन कर रहा है। क्यों करना है मेंटेन? क्योंकि अगर उनको मेंटेन नहीं करेंगे, रिजल्ट रिजल्ट अगर खराब दिखेगा, तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी तो आपका मार्केट कैप नीचे जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सी लिंकअप्स हैं इन चीज़ों में। थोड़ा वीडियो को सीक्वेंस से थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो, अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो। लेकिन हाँ, समझ में तो वैसे ही आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। सो ये इम्पैक्ट होता है आरबीआई के रेपो रेट्स का, समझ पा रहे हो चीज़ों को? हर चीज़ को अगर मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, तो लोगों के पास वापस पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपके लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो लोन में आपको पैसे बहुत देने हैं नहीं, तो वो पैसे आपके फिर बच गए 20-30 हज़ार साल के, तो वो 20-30 हज़ार का मोबाइल ले लोगे, स्पेंडिंग फिर से बढ़ जाएगी, फिर डिमांड इंक्रीज कर देगा आरबीआई। सो रेपो रेट्स को समझो कि इकोनॉमिक बेसिस से रेपो रेट्स अगर बढ़ रहे हैं आपके,
तो आप बेसिकली मार्केट से लिक्विडिटी को निकाल रहे हो। लिक्विडिटी को निकाल रहे हो मतलब मार्केट में स्पेंडिंग कम हो रही है, बिज़नेसेस को थोड़े से लॉस होंगे वहाँ पे। क्यों होंगे लॉस? क्योंकि लोग खरीदें कर नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप जो 20-30 हज़ार स्पेंड करते थे मोबाइल फ़ोन लेने में, वॉशिंग मशीन लेने में, किसी चीज़ में ले रहे थे, तो अब अगर आप वॉशिंग मशीन नहीं लोगे तो नुकसान किसको होगा? उस वॉशिंग मशीन की कंपनी को होगा, मोबाइल फ़ोन की कंपनी को होगा, राइट? सो इसे कहते हैं बेसिकली लिक्विडिटी क्रंच, और ये करना भी ज़रूरी है। लाइक समय-समय पर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कोरोना का सा टाइम था, वहाँ पर डिमांड ही कम हो गई थी, तो लोगों को स्पेंडिंग के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए प्रवृत्त करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया था बहुत। कंपनीज़ के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बहुत घटा दिया ताकि लोन लो, डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, जॉब्स दो लोगों को, पैसा लाओ, मार्केट में पैसा इंसर्ट करो। तो आरबीआई ये टाइम टू टाइम डिसीजंस लेता रहता है। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन को कम करेगा, कैसे करेगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, स्पेंडिंग को कम करेगा, लिक्विडिटी को घटाएगा। जब लिक्विडिटी बहुत घट जाएगी, तो उसे वापस रिवाइव करेगा। तो ऐसे वेव में चलता है ये काम, समझ रहे हो? तो दिस इज़ कंप्लीटली अबाउट द आरबीआई रेपो रेट्स, और जो भी आपके बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें भी बहुत ही है, देखो एक मॉनेटरी पॉलिसी अगर मुझे डिस्कस करनी है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आरबीआई डिस्कशन करता है। लेकिन बाकी डिस्कशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेपो रेट्स का डिस्कशन है। लाइक मैं समझना चाहता, लाइक मेरे को पसंद है लोगों को सिखाना कि क्या रेट्स हैं, कैसे आप चीज़ों को समझा सकते हो। लाइक मेरे को पसंद होता है कि थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एक आरबीआई का डिसीजन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। लाइक सेल्फ सेंट्रिक भी हमें थॉट नहीं करना कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मेरे जो इंटरेस्ट पे आउट्स बढ़ जाएंगे अब। और लाइक क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक ही सिचुएशन पूरे लाइफ के लिए नहीं रह सकती, सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी। तो यही मार्केट डायनामिक्स होता है पूरा। आरबीआई एक है, उसको केयर सबकी करनी है, इसलिए वो ऐसे हार्श डिसीजंस कभी कभी लेता है, कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजंस भी लेता है। लाइक जैसे कोरोना के टाइम पे हमने बहुत ही रिलैक्सेशन कर दिया था आरबीआई ने। सो जब सिचुएशंस ऐसी आएँगी जहाँ पर ज़रूरत है, आप देखिए अभी जैसे अभी देख रहे हो, 3 लगातार रेट कट कर दिया आरबीआई ने, 3 लगातार 3 पॉलिसीज़ में। तो आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए लोन पे, तो पैसा आपके पास अब थोड़ा आ रहा होगा बहुत। तो ये क्यों है? दिस इज़ कॉल्ड द मनी मैट्रिक्स ना, तो इसे देखना पड़ेगा आपको कि ये कब पैसे को आपको इन्फ्यूज़ करना है मार्केट में और कब वहाँ से निकालना है। दैट्स द होल सिस्टम। समझ पा रहे हो चीज़ को? ये पूरा डिपेंड करता है, और इसमें बहुत सी चीज़ें और भी है कि जैसे रेपो रेट्स होते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं। तो 6 लोग की कमेटी होती है, एमपीसी कहते हैं उसे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 लोग की होती है, उसमें वोटिंग होती है। जैसे एक प्रपोजल लाएंगे, बोलेंगे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, तो वो 6 लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस वही होता है कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो क्या बोल रहे हैं, राइट? तो उनकी बेसिकली उनके पास वीटो होता है। फेड में आई गेस वीटो नहीं होता। फेड में जो वोटिंग होती वहाँ पे भी होती है फेड में। लेकिन वहाँ पे आई गेस जो फेड के गवर्नर है उनका जो स्टांस होगा, फेड चेयरमैन है उनका जो स्टांस होगा, वही फाइनल स्टांस होता है आई गेस। इंडिया में आई डोंट नो वो कैसा है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ वोटिंग तो होती है, तो वो वोटिंग भी बताते हैं कि 3-2 से 3-4, सॉरी 3-2 से 3-3 से 4-3 से डिसीजन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो वो भी सुना करो पॉलिसीज़ को, बढ़िया ही होती हैं पॉलिसीज़ वो, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आरबीआई की। आपको बहुत समझ में आएगा कि बेसिकली वो भारत का इकोनॉमिक आउटलुक होता है 2 महीने का, क्या होगा? अगले 2 महीने में हम क्या देख रहे हैं? सो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक मेरे को तो समझ में बहुत पहले नहीं आता था, मैंने खुद से सीखा कि भई ये पॉलिसीज़ क्या होती हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जनरल लाइफ़ पे आपके होता है, राइट? तो दिस इज़ होल अबाउट लाइक रेपो रेट्स क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं? अब थोड़ा मतलब ये आई थिंक ये तो पूरा फाइनेंस को रिलेटेड ही हो गया हमारा पॉडकास्ट। अब मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट बनाऊँ ऑन थोड़ा-सा हमारे विज्ञान के ऊपर। तो वेद विद्या के ऊपर आई थिंक मैं 4 जो युग हैं अपने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसके ऊपर अब मैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊँगा जहाँ पर हम चारों युगों की बात करेंगे और समय के चक्र की बात करेंगे, कैसे वो फ्लो होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ इस चैनल पे बहुत सारे वैराइटीज़ के आपको टॉपिक मिलेंगे, और वही टॉपिक्स मैं आपको उस इनिशियल पॉडकास्ट में दिखा भी रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो देखो, एन्जॉय करो एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद है, और फ्रेंड्स को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, पॉडकास्ट को शेयर करो, स्पॉटिफ़ाई पे देख रहे हो तो फॉलो करो। थैंक यू, बाय।